नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न राज्य है और देश का करीब 20% कोयला हर साल यहीं से सप्लाई होता है। एक फेसबुक यूजर है मुरली गुरुपंच, उन्होंने कुछ गहरी बात लिखी है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा है, अब फिर वो घड़ी आ गई है, लोग गाड़ी सोना चांदी खरीदेंगे और हमारे घर में आएगा झाड़ू। दरअसल ऐसी विसंगति और ऐसी विडंबना की बातें मुरली गुरुपंच ने इसलिए लिखी होगी क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारे देश में आर्थिक असमानता है और खासकर छत्तीसगढ़ में जब मैंने इस विश्लेषण की शुरुआत कोयले से की थी तो अचानक मैं सोशल मीडिया पोस्ट का क्यों जिक्र करने लगा। दरअसल ऐसी आर्थिक समानता का बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, घोटाला, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की विकास और तरक्की में लंबे समय से बाधा उत्पन्न होती रही। जब गहराई से पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कोयले की दलाली में बहुतों के हाथ काले हैं। कुछ लोगों ने तो अपना पूरा चरित्र ही काला कर लिया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ के कोल लेवी घोटाले मामले में ईडी की ओर से जो 1500 पेजों की चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, उसके एक एक पन्ने को यदि पलटा के देखा जाए तो आप यकीन मानिए, आपको लगेगा कि आप कोई क्राइम स्टोरी पढ़ रहे हैं। ऐसी क्राइम स्टोरी जिसके साथ सबूत जुड़े हैं, जो साफ तौर पर यह हकीकत बयां करती है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में 5 सालों तक लूट का धंधा चलता रहा, न केवल कोयला बल्कि कई अन्य मामलों में। आज मैं एक बार फिर उसी कोल लेवी घोटाले के एक एक पन्ने को पलटाने की कोशिश करूंगा। वो व्हाट्सएप चैट आपको दिखाऊंगा, तब शायद आपको यकीन होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे भी लोग काबिज रहे जो कि नौकरशाहों और बाहरी कारोबारियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को जमकर लूटने का काम करते रहे। बाकायदा इसके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। ईडी ने जो 1500 पेज की चार्जशीट प्रस्तुत की है, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यालय राजीव भवन में जिस देवेंद्र डड़सेना नामक व्यक्ति को बिठाया गया था, वो नवनीत तिवारी के साथ मिलकर 570 करोड़ की कोयले की अवैध वसूली के धंधे के प्रमुख सूत्र थे। जबकि कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी को बताया गया, जिसने अफसरों नेताओं की मिलीभगत के साथ जमकर ये लूट का धंधा शुरू किया। ऐसी लूट के लेन देन के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिनके नाम रखे गए थे पाल, दुर्ग, वीकली, टावर और जुगनू। इन नामों से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। बातचीत में बाकायदा कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के लिए कोड वर्ड बनाया गया था डी, जिसने नवाज खान से खैरागढ़ में पैसों के लेन देन किए थी। इसलिए देवेंद्र यादव के नाम के साथ कई जगह चैटिंग में नवाज और खैरागढ़ का भी उल्लेख हुआ है। जबकि आईएएस समीर बिश्नोई के लिए समीर टीएसजी का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नाम लिखे गए। जबकि करोड़ के लिए गिट्टी और लाख के लिए रेती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। जब कोयले के अवैध वसूली के पैसे आ जाते थे तो इसके लिए गिरा या इन शब्द का इस्तेमाल होता था। किनके लिए कौन कौन से कोडवर्ड इस्तेमाल होते थे, बाकायदा उसकी सूची ईडी ने प्रस्तुत की है, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ईडी की चार्जशीट से जो नए खुलासे हुए हैं, उसमें भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनका सारा का सारा काम देखने वाली, उनकी बेहद नज़दीकी, कुछ खास ही नज़दीकी बनी हुई सौम्या चौरसिया और कोयले का अवैध कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, जिसे अवैध वसूली का मास्टरमाइंड बताया गया, उसे 3 आईपीएस रिपोर्ट किया करते थे, जिसमें एक नाम आ रहा है आईपीएस पारुल माथुर, एक नाम आ रहा है आईपीएस प्रशांत अग्रवाल और एक नाम आ रहा है आईपीएस भोजराज पटेल। ये तीनों के तीनों ही अधिकारी इन्हें रिपोर्ट किया करते थे, ऐसा ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है। आईपीएस पारुल माथुर के बारे में ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है कि वे कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के कहने पर कोयला लेकर जा रही ट्रकों पर एक्शन लेती थी। छत्तीसगढ़ के इस बहुचर्चित कोयले घोटाले के मामले में जो जानकारियां सामने आई है, वही आम जनता को पता चल पा रही है। ढेर सारे अभी भी ऐसे घोटाले दबे हुए हैं जिनकी जानकारियां सामने नहीं आई है। जो जानकारी सामने आई है वो भी अपने आप में पूरी नहीं है। अभी तक यही जानकारी थी कि कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में
25 रुपए टन की अवैध वसूली होती है। लेकिन इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है, वो है कोल ट्रांसपोर्टिंग के अलावा कोल वाशित संचालकों से भी अलग से 100 रुपए प्रति टन की वसूली। इस वसूली का भी जिक्र ईडी ने कोर्ट में पेश की गई अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर किया है। यानी अवैध वसूली के धंधे में कोल कारोबारियों को एक नहीं 2 बार कमीशन देना पड़ता था। कोरबा और रायगढ़ की वसूली के लिए अलग अलग बाकायदा ऑफिस सूर्यकांत तिवारी ने खुलवाए थे। आपकी स्क्रीन में ईडी की चार्जशीट में जो बातें लिखी हुई है वो आपको नजर आ रही होगी। प्रश्न क्रमांक 9 में आप जैसा कि साफ तौर पर पढ़ पा रहे होंगे, प्रश्न है कि रोशन सिंह के अतिरिक्त और कितने लोग कोयले की डिलीवरी ऑर्डर्स यानी डीओ को क्लियर करवाते थे। इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, रोशन सिंह के अतिरिक्त मोइन खान, नवनीत तिवारी और मंटू जायसवाल कोयले की डिलीवरी ऑर्डर्स को क्लियर करवाते थे, जिसमें मोइन खान कोरबा का और नवनीत तिवारी रायगढ़ का और मंटू जायसवाल सूरजपुर और अंबिकापुर तथा रोशन सिंह छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कोयले की डिलीवरी के ऑर्डर को क्लियर करवाता था। ईडी ने अपने चार्जशीट में साफ तौर पर बताया है कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को कोयले की इस अवैध वसूली में से 3 करोड़ रुपए मिले, जबकि एक और विधायक रहे चंद्रदेव राय प्रसाद को महज 46 लाख रुपए, जबकि कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को 1,87,11,000 रुपए और कांग्रेस के प्रवक्ता रहे आरपी सिंह को 2,01,40,000 रुपए के अलावा कोई नारायण साहू है, इसे तो 13 करोड़ रुपए मिले, जैसा कि ईडी ने अपने चार्जशीट में साफ तौर पर इनका नाम लिखा है। कोयले के अवैध वसूली वाले मामले में जब ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी, तब सूर्यकांत तिवारी के घर से एक डायरी मिली जिसमें साफ तौर पर नवनीत तिवारी और मोइनुद्दीन कुरैशी का नाम लिखा हुआ था। इस डायरी में खुलासा किया गया था, नवनीत तिवारी जो कि रायगढ़ का काम देखता था और कोरबा का काम मोइनुद्दीन कुरैशी देखता था, जिसमें नवनीत तिवारी के नाम के आगे 13 करोड़ 73 लाख रुपए लिखा गया था। जब इतनी बड़ी रकम का जिक्र था ही तो ईडी ने भी बहुत बारीकी से पड़ताल की, ढेर सारे गवाहों से बयान लिए तो पता चला कि रायगढ़ का काम देखने वाला नवनीत तिवारी लंबे समय से वसूली कर रहा था और ये वसूली कहां पहुंचा रहा था, किन किन तक पहुंचा रहा था, इस बारे में भी ईडी ने काफी विस्तार से खुलासा करते हुए बताया है कि जो 34 आरोपी बनाए गए हैं उसमें 2 तो उस समय के मंत्री थे, उन 2 में से एक तो कवासी लखमा बीते 15 जनवरी से शराब घोटाले वाले मामले में जेल में बंद है, जबकि अमरजीत भगत की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अमरजीत भगत की अय्याशी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। रायपुर में जो विधायक कॉलोनी वीआईपी रोड के सामने स्थित है, उस कॉलोनी के आसपास के 4 एकड़ के इलाके में अमरजीत भगत ने ढेर सारे अवैध निर्माण करवाए, वहां एक मंदिर बनाकर अवैध कब्जा करने की बहुत लंबी प्लानिंग की थी। कोई व्यक्ति ऐसा तभी करता है जब उसके पास पैसे अनाप शनाप और गलत तरीके से आते हैं। वैसे तो अमरजीत भगत खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, जो कि भूपेश बघेल की कैबिनेट में सबसे आखिरी में मंत्री बनाए गए थे। भूपेश बघेल ने इनका इस्तेमाल सरगुजा में जमकर किया, खासकर टीएस सिंहदेव बाबा के विरुद्ध, क्योंकि भूपेश बघेल साफ तौर पर उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानते थे, क्योंकि 2.5 साल मुख्यमंत्री का हिस्सा उन्हें देना था और उन्हें रोकने के लिए अमरजीत भगत के अलावा बृहस्पति सिंह का भी इस्तेमाल किया गया। ईडी की चार्जशीट में इन दोनों का ही नाम है, जो कि 34 आरोपी बनाए गए हैं। उनमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अमरजीत भगत के अलावा देवेंद्र यादव, बृहस्पति सिंह जो उस समय के विधायक थे, गुलाब कमरो भी विधायक थे, शिशुपाल शौरी जो कि कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, इनका भी नाम आरोपी के रूप में है। कोल घोटाले वाले मामले में चंद्रदेव प्रसाद राय ये भी उस समय विधायक थे, यूडी मिंज भी विधायक थे। इसके अलावा आईएएस समीर विश्नोई का नाम है, जिन्होंने 15 जुलाई 2020 को कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया था। पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, डिजिटल की तरफ जा रही है, लेकिन समीर विश्नोई ने ऐसा जानबूझ करके किया। इसी वजह से वो 2 सालों तक जेल में थे। इनके अलावा रानू साहू भी जेल में थी, जो कि कोरबा की कलेक्टर थी। कोयला घोटाले के अलावा डीएमए घोटाले में भी इनका नाम है, ये भी लंबे समय तक जेल में थी। इसी तरह सौम्या चौरसिया और खनिज अधिकारी संदीप कुमार के अलावा शिवशंकर नाग जैसे ढेर सारे लोगों की लंबी सूची है। कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जो आज की तारीख तक फरार हैं, इनका भी नाम है। ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस के कई अन्य नेता, राम प्रताप सिंह जो उस समय प्रवक्ता थे, विनोद तिवारी, इंद्रेश गांधी जैसे अनेक नामों की एक लंबी श्रृंखला है। ईडी ने साफ तौर पर यह बता दिया है किसे कितना कितना माल मिला, कितनी कितनी रकम किस किस नेताओं को मिली। ये सूची भी काफी लंबी है, लेकिन फिलहाल मैं संक्षेप में ये जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। कहाँ कितना पैसा किसको भेजा गया। सौम्या चौरसिया के पास 36 करोड़ और कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के पास 52 करोड़, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के चुने विधायकों के पास 10 करोड़ रुपए,
इतना ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड में भी 5 करोड़ रुपए दिए गए, बेंगलोर में भी 4 करोड़ भिजवाए गए और बेनामी संपत्ति जो आरोपियों के पास से मिली है वो है 170 करोड़ की, यानी कुल मिलाकर 277 करोड़ का हिसाब किताब तो ईडी के अलावा ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में प्रस्तुत किया जा चुका है। ये 277 करोड़ का वो आंकड़ा है जिसके पक्के सबूत हैं, लेकिन दावा किया गया है कि कोयला घोटाले में कुल 570 करोड़ की वसूली हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है तब से लेकर जितने भी मुख्यमंत्री हुए सभी के सभी मुख्यमंत्रियों के पास खनिज विभाग रहा। जब कोयला घोटाला हो रहा था, कोयले से अवैध वसूली हो रही थी और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन की ओर से जब भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध ये आरोप लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस की एटीएम बन चुकी है, तब वहाँ हर दिन कोई ना कोई नए सबूत निकल कर आ रहे थे और आज उन्हीं सबूतों के कारण भूपेश बघेल के इकलौते पुत्र चेतन बघेल शराब घोटाले मामले में जेल में हैं और भूपेश बघेल भी खुद महादेव सट्टा जैसे मामले में नामजद आरोपी हैं। वैसे भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा होने लगी है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो उसके कुछ गहरे कारण हैं। जबकि जानकार बताते हैं कि ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके भूपेश बघेल के विरुद्ध पुख्ता सबूतों की तैयारी की जा रही है, ऐसे सबूत जिसके बाद उनका छूटना मुश्किल होगा। जैसे आज की तारीख में कवासी लखमा बीते 15 जनवरी से जेल में बंद है और भूपेश बघेल की बेहद खास रही सौम्या चौरसिया भी 2 दिसंबर 2022 से लेकर करीब 2-2.5 सालों तक जेल में थी। हाल के दिनों में उन्हें शर्तों में छोड़ा गया है और शर्त भी ये जोड़ दी गई है कि वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहेगी। भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल के विरुद्ध भी पक्के सबूत मिले हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जांच एजेंसियां जिस तरह से जांच कर रही है, पक्के सबूतों की तैयारी कर रही है। देवेंद्र यादव को भी सीधे गिरफ्तार नहीं किया गया था। बलौदा बाजार हिंसा वाले मामले में जहां एसपी कलेक्टर कार्यालय में 10 जून 2024 को आगजनी हुई थी और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी 19 अगस्त 2024 को हुई थी, यानी अच्छी खासी पड़ताल की गई थी। तब देवेंद्र यादव 6 महीने से ज्यादा जेल में थे। उनकी जमानत भी हाई कोर्ट से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से हुई। यानी कुल मिलाकर भूपेश बघेल के विरुद्ध भी पुख्ता से पुख्ता प्रमाण की तैयारी चल रही है। आप यकीन मान के चलिए भूपेश बघेल अपनी करनी का फल भुगतेंगे, वो जेल जरूर जाएंगे क्योंकि वो नामजद आरोपी हैं। एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में। हमारे पास भूपेश बघेल के रिश्तेदारों की भी सूची है कि आखिर कौन से रिश्तेदार ने गोविंद मंडल को मदद की। वही गोविंद मंडल जो 2018 में 30,000 की मामूली तनख्वाह में औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में एक कर्मचारी था और आज की तारीख में 5 केमिकल फैक्ट्री के अलावा इंजीनियरिंग कंपनियों का मालिक है। ढेर सारी प्रॉपर्टी है। बताया जाता है कि गोविंद मंडल के पीछे भूपेश बघेल के कुछ रिश्तेदारों का सहयोग है। बीती 19 मई को जब ईओडब्ल्यू ने गोविंद मंडल के ठिकाने पे छापेमारी की थी तब वो नहीं मिला था, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से नंबर बदल कर और छुप कर गोविंद मंडल रह रहा है उसके बारे में भी हमने काफी पड़ताल की है। आने वाले दिनों में ऐसे छुपे हुए कई लोगों को हम एक्सपोज करेंगे। समाज में छिपे हुए ऐसे तमाम सफेद पोश जिन्हें गलतफहमी हो गई है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बहुत जल्दी उनकी भी गलतफहमी दूर होगी। हमारा मानना है राजनीति में अच्छे लोग आए, काम करें, तभी देश और समाज का भला होगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज का ये अंक कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।